वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द म्यूटेबिलिटी कि कैसे म्यूटेशंस क्रिएट होती हैं डीएनए में और कौन सी मशीनरी है हमारी बॉडी के अंदर जो इसको रिपेयर करती हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कंप्लीट किया था रेप्लिकेशन को। तो हमने रेप्लिकेशन में पढ़ा था कि कई बार जब डीएनए कॉपी होता है तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ मिस इनकॉर्पोरेशन हो जाती है, मतलब इनकरेक्ट बेस पेयर्स वहाँ पे ऐड हो जाते हैं जब नया स्ट्रैंड बनता है, जब डीएनए रेप्लिकेट होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? वैसे तो हमें पता है कि जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रूफ रीडिंग करता है। वो क्या करता है? प्रूफ रीडिंग करता है। वो देखता है कि बेस पेयर्स यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हुए हैं या नहीं हुए। बट समटाइम्स क्या होता है, वो प्रूफ रीडिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है, एरर हो जाता है। तो हमारा डीएनए डैमेज होने का क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न है एरर। किस में एरर क्रिएट होते हैं? एंजाइम्स की प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म में एरर क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है तो हमारे इनकरेक्ट बेस पेयर वहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखो जो डीएनए होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है या फिर बोले कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। ठीक है, बहुत ही फ्रेगजाइल है, बहुत ही डेलिकेट है। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेट केमिकल स्टेबिलिटी है, जैसे कि हमें पता है कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, इसमें 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, फॉस्फेट होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पॉन्टेनियस डैमेज भी होता रहता है, जो कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से हो सकता है, कुछ अननेचुरल रीजन जैसे कि केमिकल हो गए या अल्ट्रावायलेट रेज होगी, एक्स रेज होगी। ठीक है, ऐसी रेडिएशंस की वजह से और कुछ केमिकल्स की वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर में डैमेज हो जाता है। कैसे हो जाता है? यहाँ पे एनालोगस बेस पेयर्स बन जाते हैं और वो एनालोगस बेस पेयर डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं हमारे नेचुरल और करेक्ट बेस पेयर की जगह पे, जिसकी वजह से जो केमिकली या फिर हम बोले केमिस्ट्री जो होती है डीएनए की वो क्या हो जाती है, अल्टर हो जाती है। तो केमिकल्स और रेडिएशंस क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियस डैमेज को क्रिएट करती है डीएनए में। तो सेकेंड रीज़न ये होता है डीएनए डैमेज का, और फर्स्ट रीज़न क्या होता है, जब हमारा डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग में एरर क्रिएट करता है। थर्ड क्या होता है, ट्रांसपोसोम्स की वजह से भी म्यूटेशंस क्रिएट की जाती है किसके अंदर, डीएनए के अंदर। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि डीएनए डैमेज 3 रीजन से होता है मेनली। पहला, जब डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग के मैकेनिज्म को अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाता, वहाँ पे एरर क्रिएट होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि केमिकल्स या रेडिएशंस की वजह से स्पॉन्टेनियस डैमेज हो जाता है डीएनए में। तीसरा हमने पढ़ा कि ट्रांसपोसोम्स क्या करते हैं, म्यूटेशंस क्रिएट करते हैं डीएनए में। बेस पेयर म्यूटेशंस हो सकती है, मिसमैच म्यूटेशंस हो सकती हैं, ट्रांसम्यूटेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप की म्यूटेशंस हो सकती हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो हमारा रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के टाइम पे एरर्स क्रिएट होते हैं, जिस टाइम पे डीएनए प्रूफ रीडिंग करके मिसमैच बेस पेयर को रिमूव कर देता है। बट कई बार उसकी प्रूफ रीडिंग में एरर होने की वजह से म्यूटेशंस क्रिएट होती हैं। अब जो डीएनए के अंदर जो म्यूटेशंस आती हैं वो परमानेंट चेंज की फॉर्म में भी आ सकती हैं। जो परमानेंट चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वो परमानेंट चेंज जो होगा रेप्लिकेशन के बाद डॉटर सेल में भी पास ऑन होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब सेल हमारी क्या करती है, जब सेल हमारी प्रोलिफरेट करती है, ये जो हमारी सेल क्या करती है, डिवाइड करती है, और डिवीजन के बाद सेल क्या बनाती है, एक डॉटर सेल बनाती है। क्या बनाती है? एक डॉटर सेल बनाती है। तो डॉटर सेल्स में डीएनए कॉपी होके जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जो किस फेज में होती है, जो हमारी सेल साइकिल की एस फेज में होती है, जो सेल साइकिल की एस फेज में होती है। अब ये जो डीएनए डैमेज अगर परमानेंट चेंज है तो वो डॉटर सेल्स के अंदर भी वो जाएगा। क्या जाएगा? म्यूटेशंस जाएंगी। ठीक है, वो पास ऑन होंगी, जिसकी वजह से, और कुछ म्यूटेशंस ऐसे होती हैं जो कोडिंग सीक्वेंस चेंज करती हैं जीन का, या जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस को चेंज करती हैं। ठीक है, जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस को चेंज करती है या फिर कोडिंग सीक्वेंस को चेंज करती हैं। सेकेंड कॉन्सिक्वेंस क्या है कि कुछ केमिकल अल्ट्रेशन। तो हमने क्या पढ़ा कि एक तो म्यूटेशंस का रीजन क्या होता है, एक ऐसा परमानेंट चेंज होता है जिसकी वजह से कोडिंग सीक्वेंस में चेंज हो सकता है या जीन के रेगुलेटरी सीक्वेंस में चेंज हो सकता है, और वो हमारा कॉपी होके प्रोजेनी में पास ऑन हो सकता है, डॉटर सेल में जा सकता है। दूसरा क्या कॉन्सिक्वेंस होता है म्यूटेशंस के, क्या हमारे ड्रॉबैक्स होते हैं म्यूटेशंस के, कि ये केमिकली अल्टर कर देती है डीएनए को। अगर केमिकली अल्टर कर देंगे, मान लो फॉर एग्जाम्पल एनालोगस बेस पेयर आ गया नेचुरल बेस पेयर की जगह पे, डीएनए की केमिस्ट्री क्या होगी, चेंज होगी, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, तो वो रेप्लिकेशन के टाइम पे टेम्पलेट का काम नहीं कर पाएगा।
अगर वो टेम्पलेट का काम नहीं कर पाएगा तो वो ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं कर पाएगा और रेप्लिकेशन भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जो म्यूटेशंस हैं जिनकी वजह से रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर चेंजेस आते हैं डीएनए में, वो सेल के सर्वाइवल पे और सेल के फंक्शन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। सेल का डेथ होने की चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सेल डेथ के चांसेस कहाँ पे बढ़ जाते हैं, जब रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन अफेक्ट होता है। ठीक है, ये कब होगा, जब म्यूटेशंस की वजह से डीएनए के स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। और कुछ परमानेंट चेंज होंगे जो कोडिंग सीक्वेंस या रेगुलेटरी सीक्वेंस में आएंगे चेंजेस, उनकी वजह से डॉटर सेल्स में भी म्यूटेशंस पास ऑन होंगी। तो हमने क्या समझा कि म्यूटेशंस जो आती हैं वो हमारी परमानेंट होती हैं और कुछ हमारी टेम्परेट होती हैं। तो जब हमारी कोई भी प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म चलेगा, जो भी म्यूटेशंस को क्योर करने का मैकेनिज्म चलेगा, तो उसके पास दो चैलेंज हो जाएंगे। क्या चैलेंज होंगे, फर्स्ट चैलेंज ये होगा कि इसको पूरा जीनोम देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, एरर, कि डीएनए के अंदर कहाँ पे एरर है। ठीक है, कौन से उसके डीएनए सिंथेसिस में एरर है, या फिर डीएनए डैमेज हो चुका है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, या फिर उसमें कोडिंग सीक्वेंस में चेंज हो चुका है। ठीक है, उसको देखना पड़ेगा कि वो उसको ठीक कर सकती है वो मशीनरी या नहीं कर सकती, क्या वो उसको ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस को स्टोर कर सकती है या नहीं। अगर ओरिजिनल डीएनए सीक्वेंस को स्टोर कर लिया जाएगा तो डॉटर सेल्स के अंदर म्यूटेशंस पास ऑन नहीं होंगी, और नहीं किया जाएगा तो डॉटर सेल्स के अंदर म्यूटेशंस पास ऑन हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसमें से हम कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर इस चैप्टर में ढूंढने वाले हैं कि कैसे डीएनए रैपिडली मेंडेड होता है। ठीक है, टू प्रिवेंट एरर फ्रॉम बिकमिंग सेट इन द जेनेटिक मटेरियल एज म्यूटेशंस। तो ये पढ़ेंगे कि डीएनए कैसे रैपिडली अपने आप को मेंड करता है या करेक्ट करता है, प्रूफ रीडिंग करता है, ताकि उसके अंदर जो भी एरर आ रहा है वो म्यूटेशंस में कन्वर्ट ना हो। हम समझेंगे कि कैसे सेल डिस्टिंग्यूश करती है पेरेंटल स्ट्रैंड से को और डॉटर स्ट्रैंड के बीच में रेप्लिकेशन के टाइम पे, उनको रिपेयर करते टाइम वो कैसे डिस्टिंग्यूश करती है कि कौन सा हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड था, कौन सा डॉटर स्ट्रैंड था। क्योंकि चांसेस क्या हैं, डॉटर स्ट्रैंड के अंदर म्यूटेशंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसमें नए बेस पेयर ऐड किए जाते हैं। तो कैसे यहाँ पे सेल डिस्टिंग्यूश करती है, हाउ डज द सेल रिस्टोर द प्रॉपर डीएनए सीक्वेंस, को कैसे रिस्टोर करती है। ठीक है, क्योंकि ब्रेक भी करना पड़ेगा उसको, जहाँ से इनकरेक्ट बेस पेयर होगा फिर उसको नया या करेक्ट बेस पेयर ऐड करेगी और उसके बाद वहाँ पे उस गैप को फील करेगी। ठीक है, तो ओरिजिनल सीक्वेंस को वो कैसे यहाँ पे अब रिस्टोर करती है। हाउ डज द सेल कोप विद लेसन्स डेट ब्लॉक रेप्लिकेशन। अब लेसन्स आ जाते हैं, कहीं कहीं पे ब्रेक करना पड़ता है डीएनए मशीनरी को, जिसकी वजह से रेप्लिकेशन ब्लॉक हो जाता है। तो इन सब के आंसर्स हम कैसे पता करेंगे, पहले हमें पता करना पड़ेगा कि किस तरह का एरर आ रहा है उस एरर को कैसे हमें रिपेयर करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि रेप्लिकेशन के टाइम पे कैसे एरर्स यहाँ पे स्टार्ट होता है। फिर हम पढ़ेंगे कि स्पॉन्टेनियसली एरर कैसे आते हैं, इन्वायरमेंट की वजह से कैसे आते हैं। फिर हम मल्टीपल रिपेयर मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो डीएनए डैमेज या रेप्लिकेशन एरर्स को करेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं रेप्लिकेशन एरर्स की और उस टाइम पे क्या क्या रिपेयर होता है उसके बारे में। अब रेप्लिकेशन एरर्स में सबसे पहले हमने यही पढ़ा कि जब रेप्लिकेशन होता है उस टाइम पे इनकरेक्ट बेस पेयर आ जाते हैं, जिसको हटाने के लिए या जिसको रिपेयर करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग मैकेनिज्म शो करता है। बट कई बार इनकरेक्ट बेस पेयर जो आ रहे हैं वो उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं म्यूटेशंस। ठीक है, म्यूटेशंस। अब म्यूटेशंस की वजह से हमने पढ़ा कुछ टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, कुछ परमानेंट चेंजेस होते हैं। परमानेंट चेंजेस मोस्टली कोडिंग सीक्वेंस के अंदर होते हैं या फिर रेगुलेटरी सीक्वेंस के अंदर होते हैं, और ये कहाँ पे पास ऑन होते हैं, ये डॉटर सेल्स के अंदर पास ऑन होते हैं। यही हमने पढ़ा, ये डॉटर सेल्स के अंदर क्या होते हैं, पास ऑन होते हैं। तो जो सिंपलेस्ट म्यूटेशंस होती हैं, सबसे सिंपल म्यूटेशन, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे अगर हमें रिपेयर करना है किसी भी एरर को तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि एरर किस टाइप का होता है। तो हमें पता चला कि म्यूटेशंस आती हैं, किस टाइम पे आती हैं म्यूटेशंस, रेप्लिकेशन के टाइम पे आती हैं। तो हमें पता करना पड़ेगा कि भाई किस तरह की म्यूटेशन है और म्यूटेशन होती क्या है। तो म्यूटेशन क्या होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं। सडन चेंजेस होते हैं जो बेस पेयर को चेंज कर दें, किसी भी बेस पेयर को चेंज कर दें, या फिर हम बोलें डीएनए सीक्वेंस को चेंज कर दें। ठीक है, वो होती हैं म्यूटेशंस। तो जो सिंपलेस्ट म्यूटेशंस होती हैं, सिंपलेस्ट म्यूटेशंस दो तरह की होती हैं, ट्रांजिशन और हमारी ट्रांसवर्शन टाइप की म्यूटेशन। ट्रांजिशंस में क्या होता है, जो हमारा पिरामिड होता है वो पिरामिडिन होता है, वो पिरामिडिन के थ्रू चेंज किया जाता है, और प्यूरिन जो होता है वो प्यूरिन के थ्रू चेंज किया जाता है। देखो, हम जब डीएनए का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो हम दो तरह के बेस पेयर को स्टडी करते हैं। बेस पेयर्स जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। बेस पेयर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पिरामिडिन,
एक क्या होते हैं पिरिमिडीन होते हैं और एक क्या होते हैं प्यूरिन होते हैं। ठीक है, तो देखो पिरिमिडीन के अंदर क्या होता है हमारा एडेनिन और गुआनिन आता है, और जो हमारा प्यूरिन होता है उसके अंदर आता है हमारा थाइमिन एंड साइटोसिन। ठीक है, अब जो गुआनिन होता है वो साइटोसिन के साथ बेस पेयर बनाता है, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बेस पेयर्स होते हैं, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 3 बॉन्ड होते हैं यहाँ पे। और एडेनिन जो होता है वो थाइमिन के साथ बॉन्डिंग करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं एडेनिन थाइमिन के बीच में। तो ऐसी म्यूटेशंस जो एडेनिन और गुआनिन, ऐसा हो कि एडेनिन के जगह पे क्या आ जाए गुआनिन आ जाए, मतलब पिरिमिडीन से पिरिमिडीन यहाँ पे क्या आ जाए म्यूटेशन के बाद बेस पेयर आ जाए। ठीक है, और प्यूरिन में प्यूरिन बेस पेयर होगा तो वो प्यूरिन के साथ ही क्या करा जाएगा म्यूटेट किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी म्यूटेशंस को क्या बोलते हैं ट्रांजिशन म्यूटेशन। एक होती है ट्रांसवर्सन म्यूटेशन, ट्रांसवर्स हो गया, चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे जो हमारा पिरिमिडीन था वो प्यूरिन के थ्रू चेंज हो गया, और जो हमारा प्यूरिन था वो भी पिरिमिडीन के थ्रू चेंज हो गया। तो ट्रांसवर्सन हो गया पिरिमिडीन को प्यूरिन से और प्यूरिन को पिरिमिडीन से। ठीक है, उल्टा हो जाता है तो ट्रांसवर्सन, और सेम चेंज होते हैं तो ट्रांजिशन। ठीक है, ये हमारी म्यूटेशंस होती हैं। दूसरी सिंपलेस्ट टाइप की म्यूटेशंस क्या होती है, इंजर्शन और डिलीशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। फॉर एग्जांपल किसी भी डीएनए के अंदर ए सीक्वेंस आना था, बट यहाँ पे ए की जगह पे क्या आ जाए ATA आ जाए। ठीक है, ATA आ जाए तो क्या हो गया इंजर्शन हो गया, या डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कई बार क्या होता है ऐसे सीक्वेंस होता है AACTCT। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिलीट हो जाए या बीच में से ये डिलीट हो जाए, अगर मान लो यहाँ पे C डिलीट हो गया, फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे C डिलीट हो गया, तो इसको कैसे रीड किया जाएगा AACTCT रीड किया जाएगा, बट पहले ये क्या था AACTCCT था। ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग चेंज होगी क्योंकि 3 जो हमारे बेस पेयर होते हैं नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो एक सिंगल कोडोन बनाते हैं। ठीक है, वो सिंगल अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, तो यहाँ पे अमाइनो एसिड सीक्वेंस भी चेंज हो जाएगा। तो पॉइंट म्यूटेशंस हमारी क्या होती हैं, दूसरी सिंपलेस्ट टाइप की म्यूटेशंस होती हैं। सिंपलेस्ट टाइप की म्यूटेशंस में हमने ट्रांजिशन पढ़ा, ट्रांसवर्सन पढ़ा, और अब हमने क्या पढ़ रहे हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होगा, या तो वो डिलीट हो जाएगा या फिर वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होने पे भी कोडोन का सीक्वेंस चेंज होगा और डिलीशन पे भी कोडोन का सीक्वेंस चेंज होगा, जिसकी वजह से अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ म्यूटेशंस होती हैं जो ड्रास्टिक चेंजेस लेके आती हैं डीएनए के अंदर, जैसे कि एक्सटेंसिव इंसर्जन। बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर दिए जाते हैं, डिलीट कर दिए जाते हैं, तो क्या होगा लार्ज स्केल पे रीअरेंजमेंट हो जाएगी क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की। ठीक है, ऐसे जो चेंजेस होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बाय इंजर्शन ऑफ ए ट्रांसपोसोन। ऐसा ट्रांसपोसोन्स के इंजर्शन से होता है। ये भी सोच रहे होंगे कि ट्रांसपोसोन्स होते क्या हैं। ट्रांसपोसोन्स के नाम से हमें पता चलता है ये क्या होते हैं, मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट होते हैं। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, मोबाइल क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन जीनोम के अंदर चेंज करते रहते हैं। और ट्रांसपोसोन को डिस्कवर किसने किया था, बारबारा मैकक्लिंटन ने इनको क्या किया था, डिस्कवर किया था, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1983 में। इनको जंपिंग जीन भी बोलते हैं, और ये म्यूटेशंस का कोज करते हैं, जैसे जीन का डुप्लीकेशन कर देते हैं, रिकम्बिनेशन कर देते हैं, या जीनोम में इवोल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हमारे ट्रांसपोजोन होते हैं, जैसे क्लास 1 रिट्रो ट्रांसपोजोन्स, क्लास 2 DNA ट्रांसपोजोन्स जो कट और पेस्ट वाले मैकेनिज्म से चलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के हमारे ट्रांसपोजोन्स होते हैं। ठीक है, तो वो थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ फॉरेन डीएनए, वो फॉरेन डीएनए के थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देते हैं कोडिंग या रेगुलेटरी सीक्वेंस में किसी भी जीन के। अब किसी भी जीन के कोडिंग या रेगुलेटरी सीक्वेंस में अगर वो ऐसे कर रहे हैं तो कोडिंग सीक्वेंस अल्टर हो गया, कोड नहीं कर पाएगा। रेगुलेटरी सीक्वेंस जैसे हमारे प्रमोटर वगैरह होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो उनका सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो यहाँ पे अफेक्ट होगा। और बाय एब्रेंट एक्शन ऑफ सेलुलर रिकम्बिनेशन, या फिर वो क्या करते हैं रिकम्बिनेशन की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रिकम्बिनेशन क्रिएट करते हैं। द ओवरऑल रेट एट विच न्यू म्यूटेशंस अराइज स्पॉन्टेनियसली, जो स्पॉन्टेनियसली जो म्यूटेशंस अराइज होती हैं, अपने आप से जो म्यूटेशन अराइज होती हैं किसी भी क्रोमोसोम की मतलब साइट पे का। क्रोमोसोम क्या होता है, बेसिकली डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। तो डीएनए में कहीं पे भी जो म्यूटेशंस आ रही है उनका रेट वो कितना होता है 10⁻⁻⁶ से लेके 10⁻⁻11 पर राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब एक बार जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा उसके एक राउंड में 10⁻⁻⁶ to
10⁻11 पर राउंड क्या आ सकती हैं, म्यूटेशंस क्रिएट हो सकती हैं। ये इसकी क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, जो हमारा रेप्लिकेशन एरर्स होते हैं उसकी वजह से म्यूटेशंस आती हैं। म्यूटेशंस कितने टाइप की हो सकती है, ट्रांजिशन जिसमें पिरामिडिन बेस पेयर चेंज होगा, प्यूरिन से प्यूरिन बेस पेयर चेंज होगा, ट्रांसवर्सन जिसमें प्यूरिन पिरामिडिन से चेंज होगा या फिर पिरामिडिन प्यूरिन से चेंज हो सकता है, या फिर पॉइंट म्यूटेशंस आ सकते हैं जिसमें या तो इंजर्शन म्यूटेशन होगी या फिर क्या होगा, डिलीशन म्यूटेशन होगी, या फिर क्या होगा, डिलीशन म्यूटेशन होगी। फिर हमने पढ़ा ट्रांसपोजोन्स की वजह से भी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशंस आती हैं जिसकी वजह से एक्सटेंसिव इंजर्शन हो जाता है। एक्सटेंसिव इंजर्शन या तो कोडिंग सीक्वेंस में ये कर देते हैं जिसकी वजह से कोडिंग हमारी नहीं हो पाती और हमारा ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। ठीक है, या फिर ये रेगुलेटरी सीक्वेंस में क्या करते हैं, इंजर्शन करते हैं जिसकी वजह से रेगुलेशन नहीं हो पाता और ट्रांसक्रिप्शन इनहिबिट हो जाता है, या डिलीट कर देते हैं, क्रॉस रीअरेंजमेंट कर देते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को। फिर हमने पढ़ा कि रेट कितना होता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे म्यूटेशंस आने का, तो 10⁻6 से लेके 10⁻11 तक की रेट होता है हमारा डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे म्यूटेशंस क्रिएट करने का। देखो कुछ साइट होती हैं डीएनए के अंदर या फिर बोलें कि क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, कुछ साइट होती हैं डीएनए के, जस्ट अ मिनट, ओके, कुछ साइट होती हैं डीएनए के अंदर जहाँ पे म्यूटेशंस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, म्यूटेशंस की हाई फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए इसको म्यूटेशन हॉटस्पॉट बोला जाता है। दीज म्यूटेशन प्रोन सीक्वेंस आर रिपीट, मतलब यहाँ पे जहाँ पे म्यूटेशंस आने के हायर चांसेस होते हैं यहाँ पे रिपीट सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं, वो डाई की सीक्वेंस में, ट्राई की सीक्वेंस में या टेट्रा न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में, मतलब 2 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर यहाँ रिपीट हो सकते हैं, 3 बेस पेयर रिपीट हो सकते हैं, 4 बेस पेयर रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, अब इन बेस पेयर्स को क्या बोला जाता है, डीएनए माइक्रो सैटेलाइट्स बोला जाता है। ठीक है, वन वेल नोन एग्जांपल इन्वॉल्व रिपीट्स ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, जैसे डाई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस यहाँ पे रिपीट होगा, CA इस तरह से रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंसेस में म्यूटेशंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दिस स्लिपेज इंक्रीज और रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस, तो जो स्लिपेज है मतलब डीएनए जो पॉलीमरेज होता है जब वो रेप्लिकेशन परफॉर्म करता है तो वो रीड करता है टेम्पलेट को, उस टाइम पे अगर वो स्लीप कर जाए, ठीक है, स्लीपेज का मतलब क्या है, स्किप कर दे फॉर एग्जांपल किसी भी न्यूक्लियोटाइड को रीड करना, तो ये रिपीटेड सीक्वेंस के नंबर को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने 2 बार एक सीक्वेंस को रीड कर लिया तो वो यहाँ पे CA को रीड करके क्या करेगा, G और T को ऐड करेगा, G और T को 2 बार रीड कर लिया तो, और इसको रीड नहीं किया तो ये GT को ऐड नहीं करेगा। तो या तो इंक्रीज कर सकता है या रिड्यूस कर सकता है नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर साइट पे क्या हो सकता है, पॉपुलेशन पॉलीमॉर्फिक हो सकती है। पॉलीमॉर्फिक मतलब कि हमारी जो ऑब्जर्व्ड जो हमारी फिनोटाइप होते हैं उनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं, जैसे डिफरेंट स्किन कलर आ सकता है, डिफरेंट हेयर कलर आ सकता है। ठीक है, तो पॉलीमॉर्फिक जो म्यूटेशंस होती हैं वो आ सकती हैं, या एक पॉपुलेशन के अंदर मॉर्फोलॉजी चेंज हो सकती है ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, दिस पॉलीमॉर्फिज्म प्रोवाइड ए कन्वीनियंट फिजिकल मार्कर फॉर मैपिंग इनहेरिटेड म्यूटेशंस, तो इनहेरिटेड म्यूटेशंस को मैप करने के लिए क्या करते हैं, ये हमारी पॉलीमॉर्फिज्म एक फिजिकल मार्कर का काम करती हैं। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज़ की ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई डिजीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे उसकी प्रोपेंसिटी को इंक्रीज़ कर सकती है या फिर डिक्रीज़ कर सकती है। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल देखते हैं हम जो हमारा रिपीटेड सीक्वेंस के थ्रू कोज होता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल एरर प्रोन सीक्वेंस इन रिपीट्स ऑफ ट्रिपलेट, हमने ये पढ़ा था कि डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट हो सकते हैं, ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हो सकते हैं, टेट्रा न्यूक्लियोटाइड रिपीट्स हो सकते हैं हमारे डीएनए के अंदर, जिसको हम म्यूटेशन हॉटस्पॉट बोलते हैं, जहाँ पे म्यूटेशंस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है या तो उन सीक्वेंस को वो 2 बार रीड करके 2 बार इंजर्ट कर देता है या फिर वो उनको स्किप कर देता है रीडिंग, जिसकी वजह से वो कम ऐड हो पाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं और पॉलीमॉर्फिज्म होने के चांसेस होते हैं किसके अंदर, हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन या कोई भी पॉपुलेशन है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा CGG है या CAG है, इन जीन्स के अंदर इन ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस के अंदर अगर एरर आ जाए तो क्या होगा, डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है, और ये डिजीज़ बहुत सिवियर होती है। ठीक है, ये चिल्ड्रंस को या ग्रांड चिल्ड्रंस को, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के ग्रांड चिल्ड्रन तक को अफेक्ट कर सकती हैं और उसके बच्चों को भी अफेक्ट कर सकती हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिजीज डेट कोज्ड बाय ट्रिपलेट एक्सटेंशन, मतलब ट्रिपलेट का एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत बार वो रिपीट हो रहा है, तो कौन सी डिजीज हो सकती है, एडल्ट के अंदर मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो सकती है जिसको मायोटोनिक डिस्ट्रोफी भी बोला जाता है, या फ्रेक्साइल एक्स सिंड्रोम हो सकता है,
जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है या हंटिंसन्स डिजीज़ हो सकती है, जो न्यूरो डिजनरेशन करती है, जिसमें नर्वस सिस्टम डिजनरेट होने लग जाता है। तो CAG इज़ द कोडोन फॉर ग्लूटामाइन। ठीक है, CAG जो है वो कोडोन है जो किसको कोड करता है, अमाइनो एसिड को कोड करता है, ग्लूटामाइन को कोड करता है। इट्स एक्सपेंशन इन द कोडिंग सीक्वेंस, अगर ये कोडिंग सीक्वेंस के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट हो गया तो यहाँ पे हंटिंगटिन प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, क्यों बन जाता है, क्योंकि बहुत बार ग्लूटामिन इस तरह से यहाँ पे अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बना देता है, हंटिंगटिन प्रोटीन बना देता है, क्योंकि अमाइनो एसिड जुड़ के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, म्यूटेंट प्रोटीन होता है ये पेशेंट के अंदर, जिसकी वजह से हंटिंसन्स डिजीज हो जाती है। रिसेंट रिसर्च इंडिकेट दैट दिस पॉलीग्लूटामिन स्ट्रेच इंटरफेयर विद द नॉर्मल इंटरेक्शन बिटवीन ए ग्लूटामिन रिच पैच इन ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जिसको हम SP1 बोलते हैं, एंड ए कोरस्पॉन्डिंग ग्लूटामिन रिच पैच जिसको क्या बोलते हैं, TAF सेकेंड 130 इस सब यूनिट ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। तो ये ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के बीच में जब नॉर्मल इंटरेक्शन होता है, किस किस के बीच में, एक ग्लूटामिन रिच पैच के बीच में जो ये होता है, और एक हमारा TAF सेकेंड 130 होता है, दोनों ही ग्लूटामिन रिच पैच है, इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के अंदर, उसके नॉर्मल इंटरेक्शन को इंटरफेयर करता है। इस इंटरफेयर की वजह से ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, गलत हो जाता है ट्रांसक्रिप्शन, किसके अंदर, हमारी ब्रेन की न्यूरॉन्स की अंदर, जिसकी वजह से जीन का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो अफेक्ट होता है, और वो ट्रांसक्रिप्शन हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर को अफेक्ट करता है। सिमिलर पॉलीग्लूटामिन स्ट्रेच फ्रॉम CAG एक्सपेंशन, वो भी क्या करता है, हमारे इंटरेक्शन को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा रिपीट हो सकता है हमारा सीक्वेंस, और हमारा ग्लूटामिन हमारा बार बार आ सकता है, जिसकी वजह से हमारा हंटिंगटन्स डिजीज़ हो सकती है। यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि म्यूटेशंस आने के हाई चांसेस होते हैं, जहाँ पे डाइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट हो रहा हो, ट्राइन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट हो रहा है, या टेट्रान्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिपीट हो रहा हो, तो हाई चांसेस होते हैं म्यूटेशन के, इसलिए इनको म्यूटेशन हॉटस्पॉट बोला जाता है। ये DNA माइक्रोसैटेलाइट के अंदर होता है। एग्जाम्पल है स्ट्रेच ऑफ CA रिपीट्स या CAG रिपीट्स। ठीक है, ऐसी म्यूटेशंस क्रिएट करते हैं, कैसी, फॉर एग्जांपल मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है, फ्रैजाइल X सिंड्रोम हो जाता है, या हंटिंगटन डिजीज़ हो जाती है। कुछ एग्जांपल हैं ऐसी डिजीज़ के जो रिपीटेड म्यूटेशंस की वजह से होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सम रेप्लिकेशन एरर एस्केप प्रूफ रीडिंग, कि रेप्लिकेशन के टाइम पे कुछ एरर्स होते हैं जो प्रूफ रीडिंग को एस्केप कर देते हैं, DNA की प्रूफ रीडिंग को एस्केप कर देते हैं। प्रूफ रीडिंग इंप्रूव करती है फिडिलिटी ऑफ DNA रेप्लिकेशन बाय फैक्टर ऑफ 10, मतलब हर 100 न्यूक्लियोटाइड पे वो प्रूफ रीडिंग करेगी, और वो क्या कर देगी, उसको करेक्ट बेस पेयर को ऐड करेगी, और 100 बेस पेयर पे एक इनकरेक्ट बेस पेयर ऐड करने के चांसेस होते हैं, किसके, DNA पॉलीमरेज के। सम मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड एस्केप डिटेक्शन, कुछ जो गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं वो DNA उनको क्या नहीं कर पाता, DNA पॉलीमरेज उनको डिटेक्ट नहीं कर पाता, और वो मिसमैच बन जाते हैं, मिसमैच बेस पेयर बन जाते हैं न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड के अंदर एंड टेम्पलेट जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, उन दोनों के बीच में एक मिसमैच बन जाता है। 3 different nucleotide can be misincorporated opposite each of the 4 kind of nucleotide in a template strand। इससे बोला है कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिस इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं 4 न्यूक्लियोटाइड के अपोजिट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो इसके आगे जो होगा वहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड गलत आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल T, C और G अपोजिट A, T इन द टेम्पलेट, ऐसा ही होता है। देखो हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। ठीक है, जिसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये कहना चाहता है कि अगर एडेनिन के अगेंस्ट मेरे को मिसमैच बेस पेयर लेके आना हो तो इसके अगेंस्ट मिसमैच बेस पेयर कौन सा हो सकता है, इसके अगेंस्ट करेक्ट बेस पेयर होता है T, थाइमिन हो सकता है। बट अगर मैं इनकरेक्ट में बेस पेयर की बात करूं तो इसके अगेंस्ट क्या हो सकता है, या तो A हो सकता है, या G हो सकता है, या फिर C हो सकता है। तो AGC 3 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ऐसे होंगे जो एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के अगेंस्ट आ सकते हैं। फॉर ए टोटल ऑफ 12 पॉसिबल मिसमैच, जैसे TT, TG, TC एट्सेट्रा। ठीक है, तो कितने पॉसिबल मिसमैच हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक के अगेंस्ट 3 आ सकते हैं। ठीक है, एक के अगेंस्ट क्या आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, तो टोटल क्या हो सकते हैं हमारे, देखो
3 की पावर, हाँ ठीक है, 3 हमारे होते हैं और 4 हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर हैं, और 1 के आगे 3 हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स गलत हो सकते हैं। तो कितने होंगे? 12 हो गए, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स होते हैं और चारों के अगेंस्ट 3 हमारे क्या आएंगे? गलत न्यूक्लियोटाइड आएंगे। तो वो 4 बार आएंगे, तो कितने टोटल न्यूक्लियोटाइड गलत हो सकते हैं? 12 हो सकते हैं। इफ़ दैट मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड इज नॉट सब्सिक्वेंटली डिटेक्टेड, अगर इसको डिटेक्ट ना किया जाए और रिप्लेस ना किया जाए तो सीक्वेंस क्या बन जाता है? परमानेंट म्यूटेशंस कोज करता है, ठीक है। और वो मिस इनकॉर्पोरेटेड न्यूक्लियोटाइड वो टेम्पलेट का क्या बन जाता है? टेम्पलेट के अंदर आ जाता है, और वो टेम्पलेट के अंदर आने के बाद वो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड में फिर कंप्लीमेंट्री बेस पेयर जो ऐड करेगा वो अपने अकॉर्डिंग करेगा, जिसकी वजह से परमानेंट डैमेज हो जाता है, परमानेंट म्यूटेशंस आ जाती हैं जो डॉटर प्रोजेनी के अंदर भी पास ऑन हो सकती हैं। देखो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें डायग्राम दिखाया गया है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये डीएनए सीक्वेंस है, दिस इज़ द डीएनए सीक्वेंस, ये डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है। ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए सीक्वेंस है। अब यहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हो रहा है। फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन के टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे ग्वानिन के पास एडेनिन आना चाहिए था, ग्वानिन के पास क्या आना चाहिए था? एडेनिन आना चाहिए था। नहीं, ग्वानिन के पास हमारा साइटोसिन आना चाहिए था। क्या आना चाहिए था? ग्वानिन के साथ हमारा साइटोसिन आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या आ गया? एडेनिन आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? इनकरेक्ट बेस पेयर्स आ गया, ठीक है, इनकरेक्ट बेस पेयर आ गया। अगर मान लो यहाँ पे हमारा डीएनए जो पॉलीमरेज है वो प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाए, प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाया, तो प्रूफ रीडिंग नहीं कर पाया तो ये भी एज ए टेम्पलेट एक्ट करेगा नेक्स्ट रेप्लिकेशन के टाइम पे, और ये भी एज ए टेम्पलेट एक्ट करेगा, ये स्ट्रैंड भी किसके टाइम पे? रेप्लिकेशन के टाइम पे। जब ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, ये टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है, तो ये क्या अपने एडेनिन अपने अगेंस्ट किसको बाइंड करेगा? थाइमिन को, और जो ग्वानिन है वो किसको बाइंड करेगा? साइटोसिन को। तो यहाँ पे जो म्यूटेशंस है वो क्या होगी? परमानेंट म्यूटेशंस होगी, क्योंकि यहाँ पे रीड नहीं कर पाया था। तो ये परमानेंट म्यूटेशन किसके अंदर जाएंगी? डॉटर प्रोजेनी के अंदर जाएंगी, ठीक है, डॉटर सेल्स के अंदर पास ऑन होंगी। अब देखो कि जो मिसमैच रिपेयर है वो कैसे रिमूव करता है एरर्स को, उन एरर्स को जो प्रूफ रीडिंग से बच जाते हैं, ठीक है। तो एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिसको हम मिसमैच एंड रिपेयरिंग मैकेनिज्म बोलते हैं, या मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म बोलते हैं, जो ऐसे एरर्स को भी रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखता है जो डीएनए पॉलीमरेज की प्रूफ रीडिंग से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये जो मिसमैच रिपेयर सिस्टम है, एक तो ये डीएनए की एक्यूरेसी को 2 से 3 फोल्ड बढ़ा देता है, दूसरा इसके फेस करता है 2 चैलेंज। पहला चैलेंज क्या है? फर्स्ट चैलेंज इज इट मस्ट स्कैन द जीनोम फॉर मिसमैच। पहले तो इसको स्कैन करना पड़ता है जीनोम की कहाँ पे मिसमैच है, ठीक है, क्योंकि मिसमैच क्या है? ट्रांजिएंट है, ठीक है, क्योंकि वो सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशंस करके और वो म्यूटेशंस कोज कर सकते हैं। द मिसमैच रिपेयर सिस्टम मस्ट रैपिडली फाइंड और रिपेयर मिसमैचेस, इसीलिए उनको रोकने के लिए, परमानेंट म्यूटेशंस को रोकने के लिए उसको जल्दी से उसको फाइंड आउट करना पड़ता है और उसको रिपेयर करना पड़ता है। दूसरा, द सिस्टम मस्ट करेक्ट द मिसमैच एक्यूरेटली करेक्ट करना पड़ता है। इट मस्ट रिप्लेस द मिसमैच इन न्यूक्लियोटाइड, कहाँ पे? न्यूली सिंथेसाइज्ड डॉटर स्ट्रैंड के अंदर ये मिसमैच को रिपेयर करेगा, ना कि करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को पेरेंटल स्ट्रैंड में। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या था? हमारे पास यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे हमारे पास एडेनिन था, हमारे पास यहाँ पे क्या था? एडेनिन था। तो एडेनिन हमारे पास करेक्ट बेस पेयर था, ये करेक्ट बेस पेयर था। यहाँ पे इनकरेक्ट क्या आया है? ग्वानिन, ये इनकरेक्ट बेस पेयर है। तो जब मिसमैच रिपेयर होगा ना, जब मिसमैच रिपेयर होगा तो एडेनिन को रिमूव नहीं करना है, किसको रिमूव करना है? ग्वानिन को रिमूव करना है। किसको रिमूव करना है? ग्वानिन को रिमूव करना है, क्योंकि ये इनकरेक्ट बेस पेयर है, इसको रिमूव नहीं करना, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोली गई है, ठीक है। तो ई कोलाई की बात कर रहे हैं। ई कोलाई अगेन क्या है? हमारा प्रोकैरियोट है। क्या है? प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे चलता है हमारा मिसमैच रिपेयर? तो यहाँ पे एक डाइमर होता है, एक डाइमर प्रोटीन होता है जो हमारा मिसमैच रिपेयर प्रोटीन है, म्यूट एस। क्या होता है? म्यूट एस। ये क्या करता है?
ये डीएनए को डिस्टोर कर देता है। जहाँ पे भी डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, मिसमैच प्रेजेंट होता है, उसको ये डिस्टोर कर देता है, उसमें ब्रेक क्रिएट कर देता है, उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है, अपने अंदर भी कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है। ठीक है, फिर ये क्या करता है, एक और प्रोटीन को ऐड करता है, एक और प्रोटीन को ऐड करता है जो क्या है, हमारा म्यूट एल है। फिर ये म्यूट एल क्या करता है, म्यूट एच को एक्टिवेट करता है, जो कि एक एंजाइम है जो इंसिजन या निक क्रिएट करता है डबल स्ट्रैंड डीएनए में। ठीक है, उसके बाद एक स्पेसिफिक हेलिकेज आता है UVRD। ठीक है, ये क्या करता है, अनवाइंड करता है डीएनए को और इंसिजन से स्टार्ट करता है और उस डायरेक्शन में मूव करता जाता है जहाँ पे मिसमैच क्रिएट हो रहा है। ठीक है, और डाइजेस्ट करता जाता है हमारा किसको, न्यूक्लियोटाइड्स को। ठीक है, फिर जब ये हमारे मिसमैच को डाइजेस्ट कर लेता है, डिस्प्लेस कर देता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को और उसको मिसमैच न्यूक्लियोटाइड से बियॉन्ड क्या करता जाता है, खोलता जाता है, तो एक सिंगल स्ट्रैंडेड गैप क्रिएट होता है। उस गैप को फिल करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है जो करेक्ट बेस पेयर को वहाँ पे ला के जोड़ेगा और उस जोड़ को फिल कौन करेगा, सील कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चलता है, यहाँ पे देखो हम डीएनए पॉलीमरेज की बात प्रोकैरियोट्स की बात करें, प्रोकैरियोट्स में ई कोलाई की बात करें, जिसमें मिसमैच जो है वो डिटेक्ट किए जाते हैं डाइमर्स के थ्रू। एक प्रोटीन है जिसके 2 डाइमर होते हैं, म्यूट एस, ये ATPase डिपेंडेंट एक्टिविटी शो करता है। ये उसी डीएनए को डिस्टोर्ट करता है जहाँ पे मिसमैच प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है, अपने अंदर भी कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये म्यूट एस को रिक्रूट करता है, फिर म्यूट एल म्यूट एल को रिक्रूट करता है, म्यूट एल एक्टिवेट करता है म्यूट एच को, जो इंसिजन या निक क्रिएट करता है मिसमैच बेस पेयर्स में। उसके बाद हेलिकेज आता है UVRD जो डीएनए को अनवाइंड करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड गैप क्रिएट करता है जिसको फिल करता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड बाय एडिंग करेक्ट बेस पेयर्स। ठीक है, फिर उसको सील करता है गैप को कौन, डीएनए लाइगेज। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि कैसे ई कोलाई मिसमैच रिपेयर सिस्टम में जानता है कि कौन सा मिसमैच न्यूक्लियोटाइड मेरे को रिप्लेस करना है, पेरेंटल स्ट्रैंड वाला या फिर पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड वाला या फिर कि डॉटर स्ट्रैंड वाला, उसको कैसे पता चलता है। तो इसका आंसर लाई करता है कि जो ई कोलाई है वो टैग करता है पेरेंटल स्ट्रैंड को बाय ट्रांजिट हेमी मिथाइलेशन के थ्रू, हेमी मिथाइलेशन कर देता है वो पेरेंटल स्ट्रैंड की, जिसकी वजह से यहाँ पे मिसमैच मशीनरी को ये पता चल जाता है कि ये हेमी मिथाइलेशन वाली जो स्ट्रैंड है ये पेरेंटल या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और जिसमें हेमी मिथाइलेशन नहीं हो रखी वो डॉटर स्ट्रैंड, और डॉटर स्ट्रैंड को ही हमें रिपेयर करना है। देखते हैं कि हेमी मिथाइलेशन का क्या रोल होता है। देखो, ई कोलाई के अंदर एक एंजाइम होता है डैम मिथाइलेज। ठीक है, ये मिथाइलेट करता है ए रेजिड्यू को दोनों स्ट्रैंड पे, ऐसे स्ट्रैंड पे जहाँ पे कौन सा सीक्वेंस प्रेजेंट हो, जिसमें 5' to 3' डायरेक्शन में GATC सीक्वेंस प्रेजेंट हो। GAT सीक्वेंस में ए को ये क्या करता है, मिथाइलेट करता है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ऐड करता है। तो जो GATC सीक्वेंस है ये ई कोलाई के या प्रोकैरियोट्स के जीनोम में वाइल्डली डिस्पर्स होता है, मतलब पूरे जीनोम में बहुत बार ये रिपीट होता है। ठीक है, ये 256 बेस पेयर के बाद एक बार रिपीट होता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे GATC प्रेजेंट है, फिर 256 बेस पेयर के बाद अगेन ये GATC सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये सारी साइट ए वाली पोजीशन पे मिथाइलेट किए जाएंगी, किसके थ्रू, डैम मिथाइलेज के थ्रू। व्हेन रेप्लिकेशन फोक पासिस थ्रू डीएनए, ऐसे डीएनए से जब रेप्लिकेशन फोक पास होती है जो मिथाइलेटेड है, कहाँ पे, ए एडेनिन के ऊपर, दोनों ही स्ट्रैंड पे फुल्ली मिथाइलेटेड है डीएनए, तो रिजल्टिंग डॉटर डीएनए डुप्लेक्स जो होता है वो क्या होता है, हेमी मिथाइलेटेड होता है। ठीक है, क्योंकि पेरेंटल स्ट्रैंड क्या होता है, मिथाइलेटेड, और डॉटर स्ट्रैंड क्या होता है, हेमी मिथाइलेटेड। ठीक है, तो कुछ मिनट के बाद जब तक डैम मिथाइलेज कैचअप नहीं करता और न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड को क्या नहीं करता, मिथाइलेट नहीं करता। कब तक मिथाइलेट नहीं करेगा, जब तक वो डॉटर स्ट्रैंड अगेन टेम्पलेट का काम नहीं करेगा, तब तक वो उसको मिथाइलेट नहीं करेगा। इस तरह से जो हमारी मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म है वो आइडेंटिफाई कर लेती है कि पेरेंटल स्ट्रैंड कौन सा है और डॉटर स्ट्रैंड कौन सा है। थस जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है वो मार्क कर दिया जाता है। क्यों मार्क कर दिया जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। कब तक प्रेजेंट नहीं होगा, जब तक वो टेम्पलेट का काम नहीं करेगा। ठीक है, मतलब दोबारा डबल सेकंड रेप्लिकेशन से पहले ही हो जानी चाहिए ये मिसमैच रिपेयर, क्योंकि उसके बाद तो वो क्या हो जाएगा, मिथाइलेटेड हो जाएगा। हेंस कैन बी रिकॉग्नाइज एज द स्ट्रैंड फॉर रिपेयर। जो म्यूट एच प्रोटीन होता है ना, वो हेमी मिथाइलेटेड साइड पे बाइंड हो जाता है, बट इसकी जो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो यहाँ पे परफॉर्म नहीं होती, ये लेटेंट स्टेट में रहता है, इनएक्टिव स्टेट में रहता है। ये तभी एक्टिव होता है
है जब ये किसके कॉन्टैक्ट में आता है, म्यूट एल के कॉन्टैक्ट में आता है और म्यूट एस के कॉन्टैक्ट में आता है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, म्यूट एल और म्यूट एक्स जो है वो लोकेटेड होते हैं मिसमैच बेस पेयर पे, ठीक है। जो मिसमैच बेस पेयर म्यूट एल की बाइंडिंग साइड से 100 ऑफ बेस पेयर दूर प्रेजेंट होते हैं, मतलब जहाँ पे म्यूट एच बाइंड करता है वो मिसमैच बेस पेयर से 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड दूर बाइंड करता है, और 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड दूर जहाँ पे मिसमैच प्रेजेंट है वहाँ पे म्यूट एल और म्यूट एस बाइंड होते हैं, ठीक है। और कुछ हमारी रिसेंट स्टडीज़ ये भी बोलती हैं कि जो म्यूट एस और म्यूट एल कॉम्प्लेक्स है, म्यूट एस और म्यूट एल जो कॉम्प्लेक्स है वो मिसमैच को छोड़ देता है और डीएनए के अंदर वो तब तक मूव करता रह जाता है जब तक वो म्यूट एच तक नहीं पहुंच जाता। और म्यूट एच कहाँ पे बाइंड होगा, हेमी मिथाइलेशन वाली साइट पे बाइंड होगा। हेमी मिथाइलेशन वाली साइट वही होती है जो डॉटर स्ट्रैंड हो, और वो डॉटर स्ट्रैंड तब होता है जब टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो, मिथाइलेटेड हो, ठीक है। वंस एक्टिवेटेड, जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा तो म्यूट एच सिलेक्टिवली निक क्रिएट करेगा, वहाँ पे गैप क्रिएट करेगा, कहाँ पे, डॉटर स्ट्रैंड में, क्योंकि डॉटर स्ट्रैंड क्या है, अनमिथाइलेटेड स्ट्रैंड है, ठीक है। तो जो न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए है वो किसकी विसिनिटी में कहाँ पे क्लोजली बाइंड है, मिसमैच की क्लोज बाइंड है, उसको रिमूव कर दिया जाएगा और रिप्लेस कर। हम क्या कह सकते हैं कि जो मिथाइलेशन है, मिथाइलेशन वो मेमोरी डिवाइस का काम करती है ई कोलाई के केस में, जब भी यहाँ पे मिसमैच रिपेयर हो रहा होगा, ठीक है। क्योंकि मिथाइलेशन का मतलब क्या है, पेरेंटल स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जहाँ पे मिथाइलेशन नहीं हो रखी वो डॉटर स्ट्रैंड है, तो डॉटर स्ट्रैंड को वो रीड करेगा और मिसमैच को रिपेयर कर देगा। डिफरेंट एक्सोन्यूक्लियसेस आर यूज टू रिमूव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बिटवीन निक, जो किसने क्रिएट किया है, म्यूट एच ने क्रिएट किया, और जो मिसमैच है वो उसको रिपेयर कर दिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज 3 के थ्रू, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन वेदर म्यूट एच कट द डीएनए ऑन द 5' और 3' साइड ऑफ द इनकॉर्पोरेटेड डीएनए। ये कहने का मतलब क्या है कि म्यूट एच चाहे 5' वाली डायरेक्शन में कट करे या 3' वाली डायरेक्शन में कट करे, डिफरेंट एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे एक्ट होते हैं और वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को रिमूव कर देते हैं और डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है नया बेस पेयर ऐड कर देता है, जो कि करेक्ट होता है, और डीएनए लाइगेज उसको सील कर देता है, ठीक है। अगर डीएनए क्लीव होता है 5' वाली साइड में, तो एक्सोन्यूक्लियस जो 7th है या फिर रैक जे है वो डिग्रेड करेगा डीएनए को 5' टू 3' वाली डायरेक्शन में, और डीएनए को यहाँ से इसके स्ट्रेच को, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रेच को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा म्यूट एच से, ठीक है। अगर निक 3' डायरेक्शन में है तो डीएनए रिमूव किया जाएगा एक्सोन्यूक्लियस एफ के थ्रू, सॉरी न्यूक्लियोक्लियस फर्स्ट के थ्रू, एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट के थ्रू, जो डिग्रेड करेगा डीएनए को 3' 5' डायरेक्शन में, ठीक है। आफ्टर रिमूवल ऑफ मिसमैच बेस पेयर डीएनए पॉलीमरेज 3 फिल इन द मिसिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो हमें पता चल गया 5' टू 3' डायरेक्शन में हमारा एक्सोन्यूक्लियस रैक जेड यूज़ होता है या फिर 7th यूज़ होता है, और 3' टू 5' वाली डायरेक्शन में फर्स्ट यूज़ होता है यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। ये किसकी बात कर रहे थे हम, ये बात कर रहे थे हम किसकी, हमारे प्रोकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स का जो हमारा डीएनए डैमेज या मिसमैच पेयर रिपेयरिंग मैकेनिज्म है उसको समझने से पहले एक बार दोबारा से हम जो प्रोकैरियोटिक मैकेनिज्म हमने स्टडी किया उसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो ई कोलाई है उसके अंदर, पेरेंट्स के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे क्या होता है, हमारा GATC साइट होती है जिसमें डैम मिथाइलेट होता है। कहाँ पे होता है, एडेनिन वाली साइट पे होता है। डैम मिथाइलेज मिथाइलेट कर देता है, ठीक है। पर ये अनमिथाइलेटेड होता है डॉटर स्ट्रैंड में, और मिथाइलेटेड कहाँ पे होता है, पेरेंटल स्ट्रैंड में। तो ये मिथाइलेटेड कहाँ पे है, पेरेंटल स्ट्रैंड में, जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है, टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है। ये सबसे पहले किसके थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा, म्यूट एस के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाएगा। ये मिसमैच बेस पेयर पे बाइंड हो जाती है, ठीक है। म्यूट, और फिर म्यूट एल क्या करता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है म्यूट एस के साथ और उसको स्टेबलाइज कर देता है। फिर आता है म्यूट एस बाइंड करता है नियरेस्ट हेमी मिथाइलेटेड GATC साइट पे। अनहेमी मिथाइलेटेड स्ट्रैंड का मतलब होता है न्यू स्ट्रैंड। फिर यहाँ पे एक निक फॉर्मेशन करता है म्यूट एच, ठीक है। यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस का काम भी होता है, एक्सोन्यूक्लियस 7th, और रैक जे यूज़ होता है 5' टू 3' डायरेक्शन में। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी शो करता है, मतलब निक क्रिएट करता है ये 5' टू 3' वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ पे 5' टू 3' वाली डायरेक्शन में इसने निक क्रिएट कर दिया है। फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा, होलो एंजाइम और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, यहाँ पे इसको स्टेबलाइज करेंगे और डीएनए पॉलीमरेज 3 करेक्ट बेस पेयरिंग को ऐड करेगा और लाइगेज इसको ज्वाइन कर देगा, ठीक है। अगर ये हमारे 3' टू 5' वाली डायरेक्शन में ऐड हो रहा है तो यहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस फर्स्ट की एक्टिविटी आएगी, जिसके बाद यहाँ पे निक क्रिएट होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और वो उसको करेक्ट बेस पेयरिंग कर देगा, जिसके बाद लाइगेज क्या कर देगा, इसको हील कर देगा, मतलब हील नहीं सील कर देगा, ठीक है।
पे मेन पॉइंट यही याद रखने हैं कि की प्रोटीन क्या होता है मिसमैच रिपेयर में। अगर हम की प्रोटीन्स की बात करें जो मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं, और ये मिसमैच रिपेयर मैकेनिज्म प्रोकैरियोट्स के केस की बात कर रहे हैं हम। इसमें म्यूट एस होता है, म्यूट एल होता है एंड म्यूट एच होता है, ठीक है। फिर हमें बात करनी है स्ट्रैंड डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पे किसके बेसिस पे होता है, मिथाइलेशन के बेसिस पे होता है। मिथाइलेशन जो होती है वो GATC सीक्वेंस में होती है और एडेनिन के ऊपर होती है, और यहाँ पे जो हमारा डैम मिथाइलेज एंजाइम होता है, मिथाइलेज एंजाइम वो मिथाइलेशन करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे प्रोकैरियोट्स का केस देखने वाले हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के देखो सॉरी यूकैरियोट्स का केस देखने वाले हैं। यूकैरियोट्स के अंदर भी एक मिसमैच रिपेयर होता है, पर उनके अंदर म्यूट एच नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता? म्यूट एच नहीं पाया जाता, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बैक्टीरिया भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर डैम मिथाइलेज नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा डॉटर डीएनए और हम पेरेंटल डीएनए में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बट हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रैंड हमारा लैगिंग स्ट्रैंड होता है और एक स्ट्रैंड हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है। तो जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो डिसकॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेट करता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म करता है, जो बाद में डीएनए लाइगेज जिनको बाइंड कर देता है। तो लाइगेशन से पहले जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है वो सेपरेट किए जाते हैं, ठीक है। सेपरेट किए जाते हैं वो by a nick which can be thought as being equivalent to the nick जो ई कोलाई ने म्यूट एच में क्रिएट किया था, ठीक है। और जो एक्सट्रैक्ट होता है यूकैरियोटिक सेल्स में उसको विल रिपेयर मिसमैचेस इन आर्टिफिशियल टेम्पलेट, जो क्या कंटेन करता है, एक निक क्रिएट करता है, बट वो सिलेक्टिवली करता है, ठीक है। रिसेंट रिजल्ट ये भी शो करते हैं कि ह्यूमन होमोलॉग, किसका होमोलॉग, म्यूट एस का होमोलॉग कौन सा है, ह्यूमन होमोलॉग, ह्यूमन के अंदर कौन सा होमोलॉग है, MSH है। जो स्लाइडिंग क्लैम्प कंपोनेंट जो होता है PCNA के साथ क्या करता है, इंटरेक्ट करता है और क्या करता है, वो मिसमैच रिपेयर करता है, ठीक है। और मिसमैच रिपेयर को रिपेयरिंग प्रोटीन को रिक्रूट करता है 3' एंड पे, जो कि ग्रोइंग एंड होता है किसका, लीडिंग स्ट्रैंड का, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक और पॉइंट यहाँ पे देखने की ज़रूरत है, वही देखने की जरूरत है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें भी होमोलॉग प्रेजेंट होते हैं। म्यूट एस का MSH प्रोटीन होता है जो म्यूट एस का होमोलॉग होता है, और म्यूट एल का होमोलॉग होता है MLH, जिसको PMS भी बोलते हैं। तो यूकैरियोट्स के अंदर मल्टीपल म्यूट एस लाइक प्रोटीन्स होते हैं, बट उनकी स्पेसिफिसिटी डिफरेंट होती है। तो इसकी डिस्कवरी कैसे हुई कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता, ठीक है, ये हमें कैसे पता चला। फॉर एग्जाम्पल, वन इज स्पेसिफिक फॉर सिंपल मिसमैच, दूसरा रिकॉग्नाइज करेगा स्मॉल इंजर्शन डिलीशन। तो यहाँ पे जो यूकैरियोट के केस में होता है वहाँ पे मिसमैच रिपेयरिंग प्रोटीन जो होते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी अलग होती है। कोई सिंपल मिसमैच को रिकॉग्नाइज करता है, कोई स्मॉल इंजर्शन को, कोई डिलीशन को, ठीक है, कोई स्लीपेज को। दैट मिसमैच रिपेयर हैज़ ए क्रिटिकल रोल इन हायर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्कवरी जब की गई थी कि भाई हाँ यूकैरियोट्स के अंदर भी मिसमैच रिपेयर होता है, या इसके अगर मिसमैच रिपेयर ना होते तो कोई डिजीज़ हो सकती है, तो उस टाइम पे आइडेंटिफाई किया गया था कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन टू कोलोन कैंसर के टाइम पे देखा गया था कि हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस को कोलोरेक्टल कैंसर जब कोज हुई, मतलब हेरिडिटी मतलब पेरेंट टू डॉटर में या सन में जाना, कौन सी, कोलोन कैंसर, ठीक है। कोलोन कैंसर किसकी वजह से होती है, एक जीन के म्यूटेशंस की वजह से पाई गई, जो फॉर ह्यूमन होमोलॉग, जो किसका होमोलॉग था, म्यूट एस का। और म्यूट एस क्या करता है, मिसमैच रिपेयर करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर भी मिसमैच रिपेयरिंग होती है, क्योंकि अगर हमारा जो मिसमैच रिपेयरिंग प्रोटीन है अगर वो क्या है, वो उसके अंदर म्यूटेशंस प्रेजेंट हैं तो क्या हो जाएगा, हमें कैंसर हो जाएगी, ठीक है। तो स्पेसिफिकली MSH2 होमोलॉग पाया गया जो म्यूट एस का होमोलॉग है, जो ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या करता है मिसमैच रिपेयरिंग करता है, और म्यूट एल का भी होमोलॉग प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारे अंदर PMS और हमारा क्या होता है, हमारा MSH प्रोटीन होते हैं, और हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होता है, PCNA के साथ बाइंड करके वो हमारा यहाँ पे मूव करते हैं स्ट्रैंड के ऊपर और रिपेयरिंग मैकेनिज्म करते हैं, कहाँ पे, ग्रोइंग एंड में 3' एंड पे। नेक्स्ट वीडियो में हम DNA डैमेज से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल, एंड इफ़ यू डू लाइक देन सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड इफ़ यू डू हैव एनी क्वेरी देन राइट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो।